दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज वीक की एक्सपायरी के दिन बाजार तेजी के साथ हुआ है बंद, या फिर ये कह सकते हैं कि 4 दिन लगातार तेजी के बाद कल बाजार थोड़ा सा सुस्त आया और आज वापस मोमेंटम पॉजिटिव दिखा। निफ्टी बैंक हालांकि लगातार छठा सेशन था जब तेजी के साथ ही क्लोज हुआ है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हमने अच्छी बाइंग बनते हुए देखी थी, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स थी जहां पर तेजी ज्यादा थी। फॉर इंस्टेंस आप देखिए आज सेल गैस शेयरों में खरीदारी दिखी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए रिकॉर्ड बनाए, 2000 के पार ये निकला और उसके ऊपर क्लोजिंग भी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया, स्पेशली बीपीसीएल जहां पर डाइवेस्टमेंट है बज वापस से शुरू हुआ है और यहाँ पर अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखी। आईटी टेलीकॉम स्टॉक थे जहां पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में देखा जा रहा था, लेकिन आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो आपको बताते हैं। एफआई की ओर से बाइंग एक बार फिर से शुरू हो गई है और आज के बाजार में भी 1740 करोड़ की खरीदारी एफआई ने की है। डीआईएस ने हालांकि 931 करोड़ की बिकवाली आज की है। आज के जानकार गौरांग शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक आउटलुक मार्केट्स पर ले लेते हैं। गौरांग जी, गुड इवनिंग। क्या आउटलुक है मार्केट्स का, मार्केट्स पर स्पेशली लेवल्स पर, क्योंकि 11,000 का आंकड़ा पार किया और अब तो 11,200 पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी कंसोलिडेशन के कितने चांसेस हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ एक्सटेंड हो सकती है? धन्यवाद दीपाली और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से वीकली एक्सपायरी के दिन 38,000 के ऊपर सेंसेक्स और 11,200 के ऊपर निफ्टी का बंद होना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन आप कल का भी रुझान देखें और उसके पहले का भी रुझान देखें तो मेरे ख्याल से जो भी छोटा मोटा करेक्शन आता है तो उसमें खरीदारी आती है और हम लौट के फिर से ऊपरी स्तर पर आते हैं। अब संभावना ये है कि ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं। अगले हफ्ते महीने की एक्सपायरी है एफएनओ की और इसके दरमियान में बहुत सारे नतीजे होंगे, तो शायद दशा और दिशा बाजार की मेरे ख्याल से ज़्यादातर नतीजे तय करेंगे। और अच्छी बात यह है दीपाली के अब तक जितने नतीजे आए हैं मेरे ख्याल से ये महामारी और लॉकडाउन को लेकर के कोई इतनी बड़ी निराशा या कोई ऐसी कंपनी जहां पर बहुत बड़ा नकारात्मक सा आंकड़ा आया हो ऐसा दिखता नहीं है। उम्मीद से अब तक जो भी आंकड़े आए उम्मीद से बेहतर आए हैं। जी चलिए सवालों करते हैं शामिल और पहले कॉलर देवेन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर राजकोट से। देवेन जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। जी मेरा पास स्पाइस जेट के 1000 शेयर्स है 51 के प्राइस में। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 3 या 6 महीने की अवधि के लिए, तो क्या कर सकते हैं? पूछ लेते हैं गौरांग जी। स्पाइस जेट 51 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं और नजरिया इनका 3 to 6 मंथ्स का है और एविएशन स्टॉक्स में तो इनफैक्ट अगर अभी कोई पैसा लगा भी रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा। इनके लिए क्या सजेशन होगा? दीपाली पहले तो 3 या 6 महीने उड़ान क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से ये समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 3 या 6 महीने में जो पहले जिस तरीके से उड़ानें भरी जाती थी अलग अलग कंपनियों की, फिर चाहे वो स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, विस्तारा हो, एयर इंडिया हो या फिर गोएयर हो, परिस्थिति धीरे धीरे करके सुधार होगा। और दूसरी तरफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। हालांकि आज कुछ खबरें भी थी स्पाइस जेट में। पहले हम एक सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते थे उड़ान क्षेत्र पर, लेकिन जब से ये परिस्थिति खराब हुई है हमने उड़ान क्षेत्र से थोड़ा सचेत रहने की राय दी है। और मेरी राय में अगर ऊपर की तरफ के दायरे मिलते हैं तो यहाँ से निकल करके अगर ये लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग में निवेश करें। यहाँ पर भविष्य थोड़ा बहुत उजला ऊपर की तरफ और उज्जवल लग रहा है। स्पाइस जेट में मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी काफी रहेगी और खबरों पर ज्यादा ये शेयर रिएक्ट करेगा। जी तो राय आपको दी गई है और स्पाइस जेट जैसे कि कहा गौरांग जी ने, आज खबरों में यही था कि भारत और अमेरिका के बीच उड़ान के लिए शेड्यूल्ड कैरियर के तौर पर मंजूरी मिली है, तो ये खबर स्पाइस जेट पर आज की सेशन में रही थी। लेकिन चलिए कुछ और क्वेरीज लेते हैं और अगले कॉलर प्रशांत है हमारे साथ पुणे से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास बजाज फाइनेंस का है 50 शेयर 3830 पे लिया था, 3830 पे। और एक मेरा शेयर है आईओएल केमिकल का, वो 300 शेयर था 694 पे। इसको क्या होल्ड करना चाहिए, क्या कर? ठीक है, दोनों आपको राय दिला देते हैं। तो पहला स्टॉक गौरांग जी आपने सुना, यहाँ पर जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 3800 के आसपास का है बजाज फाइनेंस में,
और 650 की बाइंग है आईओएल केमिकल ने। और आईओएल केमिकल की स्पेशली बात करें तो फार्मा स्पेस की एक छोटी कंपनी जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न डिलीवर की है इस साल। तो दोनों में क्या सजेशन होगा? मेरे ख्याल से 3800 के ऊपर की खरीदारी इनकी बजाज फाइनेंस में काफी पुरानी खरीदारी होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तो ये भाव देखा नहीं हमने, और मेरे ख्याल से नीचे के तरफ हमने 1900 के नीचे के भी भाव देखे। इनके पास मौका था एवरेज करने के लिए, इन्होंने एवरेज नहीं किया। अगर निवेश लायक पूंजी है तो नीचे के स्तर पर मैं इनको और खरीदारी की राय दूंगा। करीबन 3000 के आसपास या 3200 के आसपास अगर गिरावट में आता है तो और खरीदारी करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। और आईओएल केमिकल्स में मेरे ख्याल से अगर आप फार्मा क्षेत्र की बात करें दीपाली, तो मुझे मतलब कल या परसों हमने एक छोटी सी कंपनी है फार्मा ग्रैन्यूल्स इंडिया करके, वहां पर नतीजे भी बहुत ही बेहतर आए थे और 330-340 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आप ले सकते हैं, मुनाफा आपको हो रहा है आईओएल केमिकल में तो वहां से स्विच कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस पर 3200 का भाव मिले और अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो और खरीदिए। और इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर एक हमें फेसबुक पर भी कॉलर ने, ट्विटर पर एक कॉलर ने सवाल भेजा है, इनकी 3360 की बाइंग है, तो आपने सजेशन सुन ही लिया है गौरांगी का। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं, सुनील शाह ने सवाल भेजा है, 50 शेयर इनके पास टेक महिंद्रा के, 626 का इनका बाइंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने ये पोजीशन बनाई है। तो गौरांगी 626 का प्राइस टेक महिंद्रा शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर समय इनके पास है तो समय थोड़ा और दे दे। आईटी क्षेत्र हमें काफ़ी अच्छा लगता है, इसके ऊपर हमने पहले भी विश्लेषण किया है और जो भी नतीजे अब तक आए हैं आईटी क्षेत्र की कंपनियों के, वो काफ़ी सराहनाजनक थे। और मुझे उम्मीद है कि टेक महिंद्रा, जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, यहाँ से भी काफ़ी बेहतर रुझान देखने मिलेगा। और ऐसे कठिन वातावरण में अगर इतने बेहतर नंबर आते हैं तो जैसे परिस्थिति में सुधार होगा तो ये आंकड़ों में और भी सुधार होगा, और ये आप झलक आपको शेयर के भाव में दिखाई देगी लंबी अवधि के नजरिए से बने रहे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रही, यही सजेशन है। गिरीश है हमारे साथ आप मुंबई से। गिरीश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नहीं, मैंने गोदरेज एग्रोवेट के 100 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 485। ठीक है, क्या गौरांगी से सजेशन होगा गोदरेज एग्रोवेट में, यहाँ पर 100 क्वांटिटी है इनके पास, परचेजिंग प्राइस 485 का है। तो आईपीओ के दौरान भी हमने खरीदारी की राय दी थी, और ये एक कंपनी ऐसी है जहां पर एक नहीं अनेक कारोबार है इनके, जहां से इनको योगदान आता है बैलेंस शीट के ऊपर। और जिस समूह से ये जुड़ी हुई है वो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। अगर मौका मिलता है और गिरावट आती है करीबन 425 या 430 के आसपास, तो और भी जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। बने रहे लंबी अवधि के लिए। स्टॉक में अमित कुमार है दिल्ली से हमारे साथ। अमित जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरे पास धनलक्ष्मी के बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक के शेयर हैं। किस प्राइस पर है बताइए। सर नमस्कार, मेरे पास धनलक्ष्मी के 2000 शेयर हैं जो मैंने 16 रुपए के खरीदे थे। तो इनका क्या करना चाहिए सर? ये लॉन्ग टाइम होल्ड है या सेल करना है, बाई क्या करना है सर? इनका फ्यूचर है इनका? पूछ लेते हैं गौरांग जी क्या सजेस्ट करते हैं इस पर। गौरांग जी, धनलक्ष्मी बैंक 16 रुपए की खरीदारी है, 13 रुपए पर स्टॉक हो चुका है, और फ्यूचर क्या है ऐसे बैंकों का अभी इमीडिएटली तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट स्टिल सजेशन इनके लिए क्या होगा क्योंकि नुकसान में है। तो अमित जी, जब आपने खरीदारी की, आपको भी नमस्कार पहले तो हमारे तरफ से अमित जी। तो जब आपने खरीदारी की, मेरे ख्याल से कारण एक नहीं अनेक थे कि यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता नहीं आपने क्या देख करके यहाँ पर निवेश किया, शायद भाव देख करके, लेकिन आपने 16 रुपये पर निवेश किया और भाव मेरे ख्याल से 13 रुपये के आसपास, 3 रुपया प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और ये बैंक में मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय से, पिछले 1-2 साल से नतीजों को लेकर के बहुत बड़ी निराशा आ रही है। खबरों में काफ़ी रहा है लेकिन वो खबरें नकारात्मक है। मेरी राय में यहाँ से निकल करके आप लंबी अवधि के लिए फेडरल बैंक में निवेश करें।
मीन से एग्जिट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए फेडरल बैंक आप चुन सकते हैं, यही गौरांग जी का सजेशन है। जिमी नारंग है वो हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं। जिमी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम IDFC बैंक शेयर आपके पास BPCL है 405 पर और IDFC फर्स्ट है 28 पर, करें? हाँ जी मैडम, हाँ जी प्लीज। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से। BPCL में तो आपको मुनाफा हो रहा है, आज ही स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, 2 दिन पहले भी काफी चला था ये शेयर। क्या सजेशन होगा गौरांग जी? BPCL पर 405 की बाइंग है, IDFC फर्स्ट बैंक में 28 की बाइंग। BPCL मेरे ख्याल से बहुत जल्द यहाँ पर आपको सरकार के तरफ से निर्णायक रूप से जो विनिवेश करना था उस पर प्रक्रिया होती हुई दिखाई देगी, और कई सारे नाम आए हैं जहाँ पर इंटरेस्टेड पार्टियाँ हुई है। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, तो अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो बने रहें। IDFC फर्स्ट बैंक पर मेरे ख्याल से 7 तिमाही के बाद ये बैंक मुनाफे में आई हैं। ग्रॉस और नेट NPA को लेकर के थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो दूर हो रही है। हमारी खरीदारी की कवायद है। पहला लक्ष्य 38 के आसपास है और दूसरा 45 के आसपास। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें, और 24 या 25 के नीचे आता है किसी भी बुरे दिन बाजार में करेक्शन आता है तो और भी जोड़ सकते हैं और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पर एक सवाल आया है और एक ट्विटर पर आया है, दोनों का सवाल ICICI बैंक पर है। अनिर्बन ने जमशेदपुर से सवाल भेजा है, इनके पास 309 के भाव पर ICICI बैंक के शेयर्स हैं, और एक वत्सल कौशिक ने भेजा है, इनका परचेसिंग प्राइस 395 का है। तो वत्सल जानना चाहते हैं क्या करें, और अनिर्बन ये जानना चाहते हैं कि मुनाफा इनको क्योंकि हो रहा है तो क्या प्रॉफिट्स ले ले, और जब वापस लोअर लेवल्स मिले तो एंट्री ले लें, क्या सजेशन होगा गौरांग जी? ये अंदर बाहर वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर लंबी अवधि का है नजरिया तो बने रहें। शुक्रवार को नतीजे आए ICICI बैंक के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे। ग्रॉस और नेट NPA में आपको नीचे की तरफ के आंकड़े, प्रोविजनिंग में शायद थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, क्योंकि COVID-19 रिलेटेड प्रोविजन काफ़ी NBFCs और बैंक्स कर रही हैं। 445 और 480 के आसपास का लंबी अवधि का नजरिया लक्ष्य है हमारा, और अगर नतीजे बेहतर आए तो ये लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बने रहें, अगर जल्दबाजी नहीं करें तो अच्छा है, समय दे तो मुनाफा और हो सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कीजिए। अच्छा, एक और स्टॉक है अनिर्बन के पास, वो है गौरांग जी औरबिंदो फार्मा, यहाँ पर 629 का इनका परचेसिंग प्राइस है। देखिए, फार्मा सेक्टर पिछले 4-5 महीनों से माफ करना काफी गतिविधियों में तेजी की तरफ रहा है, और औरबिंदो फार्मा में कुछ सकारात्मक खबरें भी थी। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। खाली एक ही चीज है दीपाली, ये इंसुलिन या फिर इंजेक्शन या फिर COVID-19 की या फिर वुहान वायरस या चाइनीज वायरस, जो भी आप उपनाम देना चाहे इसको लेकर के जो खबरें आएगी हरकत में रहेंगे फार्मा शेयर्स। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत बड़ा योगदान दे चुकी है। इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, और वो आज नहीं, आने वाले लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, सीमा हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। सीमा जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैडम, मेरे पास बेल का 100 शेयर्स है और उसका होल्ड प्राइस है 64.51। तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रही हैं सीमा जी? क्या आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर रही है ना, BEL की? हाँ, या BEL। गौरांग जी, अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको, इन्होंने अच्छे लेवल पर एंट्री ली है 64, ऑलमोस्ट इनका 35-40% का प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है। ये स्टॉक 100 के ऊपर क्लोज हुआ है, प्रॉफिट ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए, डिफेंस को लेकर के ये कंपनी बहुत बड़ा योगदान देगी। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स का सहयोग देती है सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। सर मेरे ख्याल से रडार सिस्टम्स वगैरह भी बनाते हैं ये लोग। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का तो बने रहें। 120-125 का लक्ष्य है, और सबसे अच्छी बात है कि इनका निवेश काफी सुरक्षित स्तरों पर। ठीक है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये सजेशन है। गोपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से। गोपाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। सर नमस्कार, मेरा एक्चुअली में 142 रुपीज़ के प्राइस पे ऑल इंडिया के शेयर थे 20,000, लेकिन क्या है वो उस दिन इंटरडे में फिर डाउन हो गए थे, लेकिन अभी कैसे करें उस समय नहीं आ रहा। तो आपने क्या ये 1-2 दिन या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाई थी? हाँ जी,
हेलो, आपने क्या ये ट्रेडिंग या फिर कुछ दो के लिए पोजीशन बनाई थी सर कोल इंडिया में? हाँ उस दिन फिर मार्केट डाउन हो गया था तो उसको मैं बोला कि थोड़ा दिन के लिए होल्ड कर लेता हूँ। गौरांग जी, कोल इंडिया में इनकी खरीदारी है, हालांकि ये ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक है नहीं। 142 पर इन्होंने खरीदा, नुकसान हुआ तो डिलीवरी ले ली। अब बताइए क्या करना है। ये गलती दोबारा मत कीजिए गोपाल जी, आपको भी नमस्कार हमारी तरफ से। और शेयर बाजार में अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। अब नुकसान हो रहा था तो डिलीवरी ले ली, और ये कोई पत्थर की लकीर पे लिखी हुई बात नहीं है कि आपने डिलीवरी ले ली तो दूसरे तीसरे हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद ये शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि आपने डिलीवरी ले ली है। शेयर बाजार में अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने 20,000 क्वांटिटी ले ली, वो भी कोल इंडिया की, जो कि हरकत में नहीं रहता। मुझे नहीं पता आपको किसने सलाह दी थी यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, कोयले के खानों से जुड़ी हुई कंपनी है, और यहाँ पर मूवमेंट आना बहुत कम होता है। ट्रेडिंग स्टॉक, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे क्षेत्र और स्टॉक्स में करिए जो दिन भर में काफ़ी उतार चढ़ाव के से गुजरते हैं। बुनियादी तौर पर दीपाली लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, लेकिन इनको मैं फिर से वही कहूँगा कि मेहरबानी करके शेयर बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता 100% होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग पोजीशंस इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ना ही बनाएं, अवॉइड करें। के साथ नजर लाए हैं और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारी इस पहल का मकसद यही है कि आपका जो पैसा है वो सही स्टॉक्स में लगे और साथ ही आपका निवेश सुरक्षित रहे। इसीलिए हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है आसान सी डूज एंड डोंट्स की। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर वाकई जो आपको टिप्स मिल रही हैं तो भरोसे लायक हैं या फिर सिर्फ अफवाह या सिर्फ सुनाई बातें हैं। आप हमेशा टिप के सोर्स की जांच पड़ताल करें। टिप हमेशा आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें। टिप्स को लेकर जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। किसी एक्सपर्ट की बात पर भी आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। क्या ना करें ये भी जान लीजिए। अफवाह के आधार पर कभी भी डिसीजन ना लें। सोशल मीडिया पर ढेरों मैसेजेस आपको फॉरवर्डेड मिलते होंगे, उन पर यकीन ना करें। दोस्त रिश्तेदार भी आपको सजेस्ट करते होंगे कि ये स्टॉक्स आप ले लीजिए, तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिए। अपनी सोच कर समझ कर अपनी रिसर्च करके उस स्टॉक को चुनिए अपने पोर्टफोलियो में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इसी के साथ लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज खोलेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप देखें कल का बाजार, गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल हमें मिल रहे हैं और ट्विटर पर एक सवाल आया है साउथ इंडियन बैंक पर सागर कुमार मोहंती का। साउथ इंडियन बैंक के 5,000 शेयर है गौरांग जी इनके पास 9.25 रुपए के प्राइस पर, बताइए। पहले हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन बैलेंस शीट की कमजोरी और नतीजों में कमजोरी देखते हुए हमने बिकवाली की राय दी है। और मैं इनको यही राय दूंगा जो मैंने अभी अगले जो निवेशक थे उनको दी थी, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर आप अपना परिवर्तन कर दे निवेश को। करण भी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन क्विकली एक और सवाल ले लेते हैं। हनी गुरेजा ने सवाल भेजा है, काफी देर से इनकी क्वेरी आ रही है एक्चुअली। शोभा लिमिटेड पर इनका सवाल है गौरांग जी, 542 का परचेजिंग प्राइस है। तो रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और दक्षिण भारत स्थापित, नतीजे अच्छे थे और मैनेजमेंट भी कमेंट्री भी काफ़ी भरोसेमंद है। लंबी अवधि का है, नज़रिया तो बने रहे, लेकिन एक है कि रियल एस्टेट सेक्टर में मजदूरों को फिर से लौट करके आए और प्रोजेक्ट्स में गतिविधि जो है वो तीव्र गति से आगे जाए, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन कंपनी अच्छी और नतीजे भी मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए बेहतर आएंगे। अगर नज़रिया लंबी अवधि का है तो बने रहे शोभा लिमिटेड। तपन है हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर। तपन नमस्कार, पूछिए सवाल। माफ कीजिए, करण है हमारे साथ। करण नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ जी, मैं करण बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मेरे पास इंडियन होटल्स के 2000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 81। मैंने परसों ही खरीदे थे और मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं। तो क्या गौरांग जी, इंडियन होटल्स 81 का परचेजिंग प्राइस है, व्यू शॉर्ट टर्म है। अब जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ नहीं रही हैं और उड़ानें जो स्थानीय रूप में भी चल रही है वो सीमित मात्रा में चल रही हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल कहाँ से आएगा। शॉर्ट टर्म में आपने होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में निवेश किया है, आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और आपका निवेश शॉर्ट टर्म का है, अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से जितना हो सके उतना जल्द निकल जाए। सवाल भेजा है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। इनकी 609 रुपए की बाइंग है
और ये भी इन्होंने सिर्फ कुछ दिन के पर्सपेक्टिव से ये पोजीशन बनाई है। तो बताइए गौरांग जी, इनके बाइंग प्राइस के आसपास से क्लोजिंग है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की क्या करें? देखिए, बुनियादी तौर पर तो इस कंपनी को हम कवर नहीं करते, इसलिए खरीदे बेचने की राय नहीं दे सकते, लेकिन एक सलाह इनको यही दूंगा और जो भी इंट्राडे कामकाज करते हैं कि मेहरबानी करके आप अनुशासन, डिसिप्लिन को ध्यान में रखें। शेयर बाजार में डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप शॉर्ट टर्म कारोबार करते हैं तो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की। ठीक है, तो फिलहाल सवाल इतने करेंगे शामिल। को डिस्क्लोजर गौरांग जी आपकी ओर से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। जिन शेयरों पर राय दी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। मुझे शुक्रिया गौरांग जी, शुक्र हिस्सा बनने के लिए और स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। फिर इसी के साथ फिलहाल कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।